नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में हुआ कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में तैयारियों का लिया जायजा। कहा, पोलियो की तरह कोरोना वायरस का भी जड़ से करेंगे सफाया। कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को बड़ी बैठक। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख होंगे शामिल। देश के विभिन्न स्थानों पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए डीजीसीए ने जारी किए दिशा निर्देश। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग के बजाय अन्य विकल्पों पर हो चर्चा। किसान संगठनों के साथ बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। 15 जनवरी को होगी 9वें दौर की बैठक। तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सूरीनाम के राष्ट्रपति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। और सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कागज की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी होगा उपलब्ध। देश भर के 736 जिलों में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन का मकसद था रियल वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले यह पता लगाना कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद चेन्नई में वहां के इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर पाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन की सबसे बड़ी रिहर्सल। 736 जिलों में एक साथ टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई समेत कई जगहों पर ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चेन्नई में किया निरीक्षण। देश में अगले हफ्ते कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो सकता है। इससे पहले आज देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 736 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की रिहर्सल कर सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पतालों के स्तर पर सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़ी जानकारियां दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। By having eradicated diseases like smallpox and polio from a country as fast as India, so we have the capability, we have the experience, we have the vision, and we have the great leadership of a very dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I am sure we are going to perform well on that front also. देश के दूसरे ड्राई रन में एक बार फिर 1,70,000 टीकाकर्मियों और टीकाकरण दल के 3 लाख सदस्यों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। ड्राई रन के तहत कोविड वैक्सीन के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 कमरे बनाए गए। पहला कमरा वेटिंग रूम था, जिसमें हेल्थ वर्कर की पूरी जानकारी का डेमो मिलान किया गया। दूसरे कमरे में वैक्सीन दी गई, जबकि तीसरे कमरे में वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को 30 मिनट तक रोका गया, ताकि कोई परेशानी होने पर उसका इलाज किया जा सके। And regarding the COVID vaccination, which will start in the future, near future time, I would request the non-government organizations, NGOs, more particularly the ones working in the field of health, and of course our young workers involved with organizations like NCC, NSS, etc., to help in the smooth conduct of the
COVID vaccination program and the mobilization of the potential beneficiaries in the best possible manner. डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई के पेरियामेदु में देश के 4 राष्ट्रीय टीका भंडारण सुविधाओं में से एक जनरल मेडिकल स्टोर डिपो का दौरा कर टीका भंडारण की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि देश भर में सिरिंज और अन्य सामानों की पर्याप्त आपूर्ति कर दी गई है और जल्द ही कोरोना टीके की पहली खेप मिल सकती है। इसके बाद कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा सकता है। Just with 2 vaccines available right now, and we will make sure that in the near future we start the vaccination drive for the priority groups and do it with meticulous precision at even the remotest sites for vaccination in the country. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना टीकाकरण अलग अलग चरणों में चलाया जाएगा। सबसे पहले देश के करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में सेवा देने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। पहले फेज के आखिर में 50 वर्ष से ऊपर की उम्र के 27 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सोमवार शाम 4 बजे होनी है। इसमें कोविड-19 वैक्सीन की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। देश में बने 2 टीके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। देश में पिछले साल कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अब तक कई बैठकें कर चुके हैं। और इस बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने कोविड-19 के टीकों की ढुलाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए के मुताबिक कोविड-19 के टीके को ड्राई आइस में रखना होगा। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है, जिसका तापमान -8 डिग्री सेल्सियस से लेकर -70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तापमान में वैक्सीन सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही डीजीसीए में वैक्सीन के हवाई जहाज में ढुलाई, जहाज में उसके रखरखाव, कर्मचारियों के व्यवहार और वैक्सीन को जहाज से उतारने के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं भारत में अब तक कुल 1,37,000 रोगी ठीक हो गए हैं, जो कि दुनिया में अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है। देश में दैनिक सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। गुरुवार को 18,139 मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। वहीं प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 से नीचे बनी हुई है। गुरुवार को कुल 18,139 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 20,539 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इससे कुल सक्रिय मामलों में 2,400 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,25,449 है। कुल संक्रमित मामलों की तुलना में मौजूदा सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.16% पर पहुंच गई है। वहीं कोविड को हराकर ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,37,398 हो गई है। रिकवरी दर 96.39% है, जो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटों में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 234 रही। कोविड की वजह से अब तक 1,50,570 रोगियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 17 करोड़ 93 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं गुरुवार को करीब 9,35,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। ब्रिटेन के नियामक प्राधिकार ने मॉडर्ना कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ब्रिटेन में मंजूरी पाने वाला यह तीसरा कोरोना वायरस टीका है। ब्रिटेन ने अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना को 70 लाख खुराकों का ऑर्डर दिया है। 30,000 से अधिक लोगों पर हुए परीक्षण में मॉडर्ना के टीके ने कोविड से करीब 95% सुरक्षा वाले परिणाम दर्शाए हैं। वहीं मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसल ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कई साल तक कारगर रहेगी। उन्होंने कहा कि
mRNA आधारित मॉडर्ना कोविड-19 की वैक्सीन से कई साल तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव संभव है। अभी इस बारे में और डेटा की जरूरत है, लेकिन इतना तय है कि ये बाकी वैक्सीन के मुकाबले लंबे समय तक संक्रमण में सुरक्षा देने में सक्षम है। स्टीफन बेंसिल ने कहा कि उनकी वैक्सीन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद से दोनों देशों के बीच बंद हवाई सेवा को फिर बहाल कर दिया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा दिसंबर के आखिरी सप्ताह से बंद थी। आज सुबह ब्रिटेन के 256 यात्रियों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हर सप्ताह 30 यात्री उड़ानें संचालित की जाएंगी। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों के यात्रियों की नई दिल्ली हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से कोविड जांच की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और हालात को देखते हुए दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं की समीक्षा की जाती रहेगी। वहीं जापान ने कोरोना वायरस महामारी के कारण टोक्यो और आसपास के 3 क्षेत्रों में आपात स्थिति की घोषणा की है। जापान में संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि जारी है और राजधानी टोक्यो में एक दिन में रिकॉर्ड 2447 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कोरोना वायरस के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अनुसार यह आपात स्थिति शुक्रवार से लागू होगी और 7 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके तहत रेस्तरां और बार को रात 8 बजे बंद करने की बात कही गई है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि वो घरों पर रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज 8वें दौर की बातचीत हुई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहा। अब दोनों पक्षों के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगर किसान संगठन कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प देते हैं तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में कोई सकारात्मक समाधान जरूर निकल आएगा। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को भरोसा दिया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए खुले मन से तैयार है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल हुए। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के कूटनीतिक मामलों के सलाहकार इमानुएल बोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत में फ्रांस के राजदूत इमानुएल लेनिन भी मौजूद रहे। बैठक में इमानुएल बोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले सालाना रणनीतिक संवाद के लिए भारत आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार ने कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। कोविड-19 महामारी के कारण इस साल 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कल दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। विदेशी भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का विषय इस बार आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्र प्रकाश प्रसाद संतोखी का उद्घाटन सत्र में संबोधन होगा। वर्चुअल माध्यम से हो रहे 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शनिवार को शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन भाषण से होगी। सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर संवाद होगा, जिसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संबोधित करेंगे। सम्मेलन में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोविड चुनौतियों पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस आयोजन का समापन भाषण देंगे और इसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मान के पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की जाएगी। With announcing the Pravasi Bharatiya Divas Convention, which is a flagship event of this ministry and provides for an important platform to engage and connect with overseas Indians. And despite the ongoing COVID pandemic, keeping in view the sentiments of our diaspora, the 16th PBD convention is being organized tomorrow, that is the 9th of January. The event will be held in the virtual format. The theme of the 16th Pravasi Bharatiya Convention is contributing to Atmanirbhar Bharat. औपचारिक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से पहले शुक्रवार को भारतीय और भारतीय मूल के सफल युवाओं पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन ने हिस्सा लिया था, जो न्यूजीलैंड के सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2003 से हो रहा ये सम्मेलन प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने और योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के नामों की भी घोषणा की जाएगी। साथ ही भारत को जानो क्विज के 15 विजेताओं का भी ऐलान किया जाएगा। विजेताओं को कोविड-19 महामारी के बाद भारत के दौरे के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के उद्देश्य से आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण को लोकतंत्र की सफलता के लिए अहम बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को पंचायती राज प्रणाली विकेंद्रित लोकतंत्र को सशक्त बनाने का माध्यम विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में लोकतंत्र दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सशक्त लोकतंत्रों में से है। उन्होंने कहा कि लोगों को शासन के केंद्र में रखना भारतीय संविधान की मूल अवधारणा रही है और इसने लोकतंत्र में लोगों के भरोसे को और मजबूत किया है। 17 लोकसभा के चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हम आज़ादी के बाद हुए। 17 आम चुनाव के अंदर लगातार लोगों का मतदान प्रतिशत बढ़ा। जिस सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यह हमारे लोकतंत्र की विशेष रूप से विशेषता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का सशक्तिकरण लोकतंत्र को सफल बनाने की अहम आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि पंच सरपंच लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को समझें और उन्हें अपनाकर पंचायत के कार्यों में आम लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करें, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था की सफलता का आधार यही है। 73वें संशोधन के माध्यम से हमने ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला पंचायतों को और सशक्त और अधिकार देने का काम किया और एक त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारा लोकतंत्र सशक्त मजबूत होता चला आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के अलावा लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
जबकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उत्तराखंड के 26 जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 109 क्षेत्र पंचायत प्रमुख, 270 मनोनीत ग्राम प्रधान सहित लगभग 405 पंचायत प्रतिनिधिगण इस पहल का हिस्सा बने। इनके अलावा 376 जिला पंचायत सदस्य, 3201 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7791 ग्राम प्रधान भी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया। नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित समारोह में उन्होंने कैलेंडर और डायरी के एंड्रॉयड और iOS मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से कदम उठाया गया है। ऐप की विशेषताओं के बारे में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऐप मुफ्त है और 15 जनवरी से 11 भाषाओं में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप में हर महीने एक विषय वस्तु और एक संदेश होगा और एक प्रसिद्ध भारतीय हस्ती की जानकारी भी मिलेगी। यह ऐप लोगों के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के शुरू होने का घटनाक्रम भी बताएगा। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप के जरिए कागज की बचत तो होगी ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का डिजिटल कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप है। के लिए एक सुविधाजनक ऐसा डिजिटल कैलेंडर आज बना है। इसमें नोट्स भी लिख पाएंगे, यानी जो डिजिटल कैलेंडर हमें फोन में मिलता है उससे ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा सुगम ऐसा ये कैलेंडर रहेगा। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंक के समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ज़कीर रहमान लखवी की गिरफ्तारी की टाइमिंग इस ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान फरवरी में एशिया प्रशांत संयुक्त समूह और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की होने वाली बैठक से ठीक पहले अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। Timing of these actions clearly suggests the intention of conveying a sense of compliance ahead of the APJG meeting and the next FATF plenary meeting in February 2021. It has become routine for Pakistan to come up with such farcical actions prior to important meetings. UN proscribed entities and designated terrorists act as proxies for Pakistani establishment to fulfill its anti-India agenda. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले की निंदा की और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। हम इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। किसी भी देश की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करे और उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों को सम्मान करे। प्रोफेसर चित्रा घोष का बीती रात निधन हो गया। चित्रा घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। चित्रा घोष 90 साल की थी। प्रोफेसर चित्रा घोष स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस की सबसे छोटी बेटी थी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों, मौत के रहस्यों को लेकर लगातार काम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चित्रा घोष के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रोफेसर चित्रा घोष ने अपना जीवन शिक्षाविदों को समर्पित किया। उन्होंने सामाजिक कार्य और मानवाधिकार, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी चित्रा घोष के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर चित्रा घोष ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए अनुकरणीय प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर चित्रा घोष के निधन पर गहरा शोक जताया है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर चित्रा घोष ने सामाजिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया है। संदेश के साथ प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर भी जारी की और चित्रा घोष के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने सहित कई अन्य विषयों पर हुई बातचीत को याद किया। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।